हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का आपका टॉपिक रहेगा द पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। पहले दोस्तों इस टॉपिक का जो मेन हेडिंग है उसको समझते हैं। हेडिंग क्या कहती है उसको लिखते हैं फिर बताते हैं। हेडिंग जो इसका है द पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। ये आप देखिए, ये लिख दिया बस। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, एक एक पॉइंट को समझते हैं। कहता द पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। अब इसको समझाते कैसे। द पीपल मतलब लोगों का कैसे विकास होगा, और इन्वायरमेंट। अब इस बात को समझिए। आप कहीं रहते हो, किसी कस्बे में, किसी गांव में, बड़े शहर में, आप सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या चीजें यूज करते हैं। भाई अगर देखा जाए तो 24 घंटा तो आप ऑक्सीजन यूज करते, सांस लेते हैं। कोरोना काल में लोगों की हालत समझ आ गई थी कि ऑक्सीजन की कीमत क्या है। जल तो चलो 2-4 घंटे नहीं पाओगे तब भी जिंदा रह लोगे, लेकिन ऑक्सीजन अगर 5 मिनट ना दिया जाए, 2 मिनट ना दिया जाए, तो आप तो दुनिया से निकल लोगे। पहली पॉइंट समझना शुरू करिए, बी प्रैक्टिकल सोचिए। लेकिन ये किसका पार्ट है? इन्वायरमेंट का। अगर आपके पास जो भी इन्वायरमेंट है, झरना है, नदी है, पहाड़ है, पेड़ है, ये सब क्या है? ये हमारे इन्वायरमेंट का बेसिक पार्ट है। लेकिन इस समझ में कैसे आएगा कि इन्वायरमेंट में क्या पढ़ना है और कैसे समझना है। एक एक पॉइंट को समझते हैं। अब इसमें जो कह रहा है द पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा होगा तभी लोगों का विकास होगा। अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा तो लोगों का विकास नहीं होगा। कहने का मतलब है, अगर आपके आसपास सही समय पे पानी मिलता हो, सही समय शुद्ध ऑक्सीजन मिलता होगा, सही समय खाने पीने की चीजें उपलब्ध हो जाएगा, तभी तो आप सर्वाइव कर पाएंगे, जीवित रह सकते हैं, अपने आप को विकास कर सकते हैं, बढ़िया गाड़ी खरीद सकते हैं, बढ़िया घड़ी पहन सकते हैं, बढ़िया कोट पहन सकते हैं, तभी तो आप अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। और लेकिन सभी पार्ट कहाँ से आता है? इन्वायरमेंट से ही आता है। भाई आप लोहा कहाँ से निकालते? पृथ्वी से। सोना कहाँ से निकालते? पृथ्वी से। कोई भी चीज हो, सब कुछ कहाँ से आता है? खाने पीने की सब चीज कहाँ से आती है? पृथ्वी से। अगर ये चीज बचा है अच्छे तरीके से तो आपका अच्छे तरीके से डेवलपमेंट होगा। अब हमें पढ़ना क्या है? इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट में क्या क्या पढ़ना, पहले एक चीज बेसिक समझते हैं। आपको बताते बेसिक चीज अर्थ के बारे में। नहीं चल रहा। ये आपका प्यारा सा जो है अर्थ है जिसपे मानव रहता है। यही से सब कहानियां प्रोसेस होती है। बैग जो भी है, एक पृथ्वी जो है आपका टूट करके निकल के आती है, अलग प्रोसेस है, बट हमें वही पढ़ना जो बेसिक चीज है। अब पृथ्वी पे आप क्या क्या चीजें देखते हो, बिग प्रैक्टिकल सोचो। बहुत कुछ चीजें दिखती हैं, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते किसका पार्ट कौन है। पहले जो पूरा ये अर्थ है, ऐसे मान लीजिए इस पे अलग अलग देश हैं। ये कैलिफोर्निया वगैरह मिला करके मान लीजिए अमेरिका है, मेडागास्कर है, ग्रीनलैंड है, और यहाँ पर जो है आपका ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऐसे बना देते हैं। ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंटल, ये बाकी आपका एशिया हो गया, यहाँ मेडागास्कर हो गया, यूरोप हो गया, ऐसे है जो भी समझ जाइए। ये पूरा पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी में जो आपको दिख रहा है अलग अलग कॉन्टिनेंटल, इसको आप बोलते हैं लेथोस्फीयर। मतलब लेथो मतलब जो आपका पृथ्वी का पार्ट, बेसिक जो ठोस रूप में है, इसको बोलते हैं लेथोस्फीयर। लिथो एस्फीयर, ठीक। अब ये लेथोस्फीयर के बाद जिसको बोलते हैं स्थल मंडल,
स्थल मंडल। ठीक, अब आप स्थल मंडल के बारे में समझेंगे। दूसरा आप क्या पढ़ेंगे, ये जो खाली खाली दिखता है इसको बोलते हैं जल मंडल अर्थात हाइड्रोस्फीयर। तीसरा आप पढ़ते हैं, जब इसी पृथ्वी में देखते होंगे जल के अंदर जीव है, पृथ्वी के ऊपर भी जल, जो आपका पृथ्वी के ऊपर मतलब जल में भी जीव है और स्थल मंडल पर भी जीव है, इसको बोलते हैं जल मंडल। जल मंडल। अब देखिए तीसरा आप पढ़ते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, ठीक। और उसके बाद यहां पर आप देखते होंगे ऐसे गैस का एक आवरण है जो सूर्य से आने वाली सभी अल्ट्रावायलेट जो भी किरणें हैं इनको ये क्या करता है, फिल्टर करता है। कौन करता है, ओजोन लेयर। तो आप पढ़े होंगे उसमें अधोमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, अयन मंडल, बहिर्मंडल। ये जो मंडल है इसको 5 भागों में इसको डिवाइड किया गया है और इस मंडल को बोलते हैं आप क्या बोलते हैं, वायुमंडल, एरोस्फीयर। ये जो आपका होता है वायुमंडल, वायुमंडल, ठीक। और ये जो आपका है ये जैवमंडल, जैवमंडल। देखिए अब बेसिक चीजें यही सब पृथ्वी पे जुड़ा हुआ है। अब आप जब ये चारों को जोड़ देते हैं तो आपको बनता है इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण, पर्यावरण। अब पर्यावरण मीन्स क्या होता है, जो भी आपके आसपास, जो भी आपके पास किसी भी रूप में कोई एक्टिविटीज होती, कोई भी घटना घटित होती, चाहे लिविंग पार्ट में या अलिविंग पार्ट, लिविंग पार्ट या नॉन लिविंग पार्ट, बायोटिक में या अबायोटिक, यही सारी चीजें होती हैं। अब देखिए ध्यान से घटना कैसे घटती है। अगर मान लीजिए जैव में किसी भी जीव जंतु में, पिरामिड एक चैप्टर आप पढ़ेंगे, इसी में एक होता है पिरामिड। जब आप पिरामिड पढ़ेंगे दोस्तों तो यहां पर क्या होता है, एक नंबर सिस्टम आएगा, बायोम सिस्टम आएगा, एनर्जी सिस्टम आएगा, अलग अलग 3 तरीके से उसको दर्शाया गया है। ये बात किसका करेगा, जैवमंडल। किसी भी कोई एक्टिविटीज जो भी मानव के द्वारा जो भी क्रिया हो या नेचुरल तरीके जो भी क्रिया होती है, अगर जीव जंतुओं की संख्या बढ़ती है या घटती है तो बोलेंगे पर्यावरण में अनबैलेंस हो गया। अगर पर्यावरण में अनबैलेंस हुआ तो मानव के लिए क्या डेवलप कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, उसकी संख्या घट सकती है। अगर इनमें पता चला किसी प्रकार कोई चीज और ज्यादा एक प्रकार से ठीक अच्छा चल रहा तो मानव के लिए एनवायरनमेंट, पर्यावरण के लिए कैसा होगा, पर्यावरण अगर अच्छा होगा तो मानव का विकास अच्छा होगा। ठीक है। अब वही बात आप करिए हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल में। अगर मान लीजिए बाढ़ आती है, बहुत तेज बाढ़ आ जाए, जैसे बिहार में आया था कोसी नदी का जबरदस्त बाढ़ आया, काफी लोगों को जनधन का नुकसान हुआ, क्या उनका विकास हो पाया, नहीं हो पाया। क्यों, क्योंकि भाई जो वर्षों से कोई व्यक्ति अपना घर बनाता है, अपना परिवार वहां लेके रहता है, और बाढ़ आया पूरा घर परिवार लेके बह गया, लोग भी गए, घर भी गया, कृषि भी गया, किस प्रकार से किसका नुकसान हुआ, पर्यावरण का नुकसान हुआ। और पर्यावरण के अंदर कौन रह रहा है, मानव रहता है, तो क्या उसका विकास हुआ, नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं कि जब पॉइंट टू पॉइंट आप समझेंगे तो आपके लिए एग्जाम को समझना और बहुत आसान हो जाता है। तीसरा बात करते हैं लिथोस्फीयर। अब स्थल मंडल पे है, आप स्थल मंडल पे देखते होंगे पर्वत है, पहाड़ है जिसको बोलते हैं, पठार है, मैदानी भाग है, उसके बाद आपका तटीय क्षेत्र है। अगर मान लीजिए कोई पर्वत है, ऐसे मान लीजिए कोई माउंटेन है, आप उसको काटते हो, रोज काट रहे हो, यहाँ से खोद खोद के इसको निकालते चले जा रहे हो, उसके बाद ये धीरे धीरे एक दिन ऐसे गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जो मानसून कभी आता था इसे टकरा करके वर्षा करता था बादल बन के,
जो बादल बन के ऐसे वर्षा करता था, क्या वो प्रक्रिया अब कर पाएगा? नहीं करेगा। तो वहाँ कैसा हो जाएगा? डेजर्ट हो जाएगा। और डेजर्ट हो जाएगा तो सूखा हो जाएगा। जब बरसात नहीं होगा, क्या पर्यावरण अच्छा होगा? नहीं होगा। तो यहाँ सारी पेड़ पौधे जब सूखने लगे, क्या मानव का विकास होगा? नहीं होगा। अब कभी काल होता है मानव द्वारा एक्टिविटीज, कई होता है नेचुरल एक्टिविटीज। अब नेचुरल एक्टिविटीज क्या होता है भाई? दो, स्थल मंडल और जल मंडल, दोनों का। अब जल मंडल की जो कहती है सागरी प्लेट और स्थलीय प्लेट, दो टेक्टोनिक क्रिया होती है। अगर मान लीजिए कोई स्थलीय प्लेट बैठ गई और सागरी प्लेट कोई उड़ गई, एक होता है नेचुरल एक्टिविटी का भी कारण होता है, जिससे इन्वायरमेंट पे प्रभाव पड़ता है। कहीं वॉल्केनो आ गया, ज्वालामुखी आ गया, या भूकंप आ गया, तो उससे भी क्या होता है? लिथोस्फीयर में प्रभाव पड़ता है। आप कभी जाइएगा, यहाँ अफ्रीका का एक ऐसी जगह है, ऐसे पूरी पृथ्वी ऐसे कटती हुई, ऐसे टूटती हुई निकल रही। अगर ये पार्ट काफी लाख करोड़ों साल बाद जो होगा, करोड़ों साल बाद, हजारों या जो भी करोड़ों साल बाद, ये आके भारत से आके सट जाएगा। और जब ये सटेगा तो वहाँ अलग अलग प्रकार के क्या होगा? पर्वत का निर्माण होगा। जब वो निर्माण हो जाएगा, फिर वहाँ पर क्या होगा? जो आपका वेस्टर्न घाट, मुंबई वगैरह, केरला को लेकर लिए, तो वहाँ पर क्या होगा? फिर से एक पर्वत निर्माण होगा, बर्फ जमेगा, तो धीरे धीरे जैसे हिमालय का रेंज बन गया वैसे बन जाएगा। आप कभी मैप पे देखिएगा, जाके सर्च मारिएगा, ऐसे पूरा कटा हुआ है। तो धीरे धीरे टेक्टोनिक क्रिया हो रही है। अगला हम बात करते हैं एरोस्फीयर, वायुमंडल। और वायुमंडल में मान लीजिए मानव आजकल सबसे ज्यादा वायुमंडल को क्षति पहुंचाता है। ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर क्या करती है? सूर्य से जो भी परावैंगनी, जो भी किरणें निकलती हैं, जो मानव के लिए ठीक नहीं है, ये क्या करता है? जैसे आप चाय बनाते हैं, चाय को क्या करते हैं? छन्नी से छानते हैं, तो जो अवशिष्ट पदार्थ होता है वो छन्नी में रुक जाता, बाकी आपका बढ़िया जो चाय बन के नीचे आ जाता, आप कप प्याली में आप पीते। ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी पे जो सूर्य से जो भी अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, ये क्या करता है? उसको फिल्टर करता है। फिल्टर करने के बाद ये पृथ्वी पे भेजती है, और ये क्या करती है? आपके पेड़ पौधों को, मानव को बचाती है। ठीक है, लेकिन मानव ने एक ऐसा आजकल इजाद कर लिया, ऐसा चीज डेवलप कर लिया है कि जिस डाल पे बैठा उसी को काट रहा है। आप सोचो कैसे? वो डेवलपमेंट के नाम पे जो है पर्यावरण को क्षति पहुंचाया जा रहा है। क्यों क्षति पहुंचा रहा है? क्यों नुकसान पहुंचा रहा है? आप विकास, वो कौन सी विकास है जो आपको ऑक्सीजन लेने में दिक्कत करे, सांस लेने में दिक्कत करे? ऐसा विकास में आग लगे भाई, है कि नहीं है? अरे विकास वो होना चाहिए जो आप खुले वातावरण में शुद्ध ऑक्सीजन ले रहे हैं, मीठा जल पी रहे हैं, बढ़िया सूर्य का प्रकाश का विटामिन डी ले रहे हैं, हर एक मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। वही तो अच्छा बढ़िया विकास है कि बढ़िया खाना खाया, बढ़िया गाड़ी में घूम लिया, शौक पूरा कर लिया और नेचर को खत्म कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। मानव ने क्या किया? हर घर में आजकल कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है फ्रीज ना हो। बहुत ऐसे होंगे 10% जिनके घर में फ्रीज ना हो। हर एक व्यक्ति घर में फ्रीज आ गया है, जिसको डीप फ्रीजर बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं। आजकल लोग थोड़ा सा पैसा कमा लेते हैं, किस्त पे लाके एसी टांग लेते हैं, घर में एसी लग रहा है। जो उससे CFC गैस निकलता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गैस क्या करती है? जो आपका ओजोन लेयर होता है, इस ओजोन लेयर जो आपका छन्नी के रूप में, फिल्टर के रूप में काम करता था, आज उस परत को तोड़ना शुरू कर दिया। और ये जो परत कमजोर हो जाएगा, सूर्य से आने वाली जो किरणें होंगी, मानव के स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। और मानव के स्वास्थ्य पे क्या भाई हो सकता है? किसी को स्किन बर्न होगा तो फोड़े होंगे, फुंसी होंगे, प्लस आपको कैंसर भी होने का चांस बढ़ सकता है। इसीलिए कहा गया है कि मानव ने आज जिस चीज पे बैठा, जिस डाल पे बैठा, उसी को काट रहा है। अरे इजाद करिए, डेवलपमेंट करिए, आगे बढ़िए, बहुत कुछ चीजें हैं, मगर उसको इन्वायरमेंट के अनुकूल चीजें डेवलपमेंट करिए। जैसे आजकल लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक खेती करो, पॉलीथीन है, गवर्नमेंट कितने भी बार बोलेगी पॉलीथीन बैन करो, लेकिन प्राइवेट कंपनियां भी, उनको प्रॉफिट है भाई, क्यों बैन करेंगे? क्यों बंद करेंगे? बोलेंगे गुटखा पान बंद करो, क्यों बंद करेंगे? उनको बहुत से ज्यादा पैसा, सरकार भी टैक्स मिलती है 70% 80%। तो ये जो एक्टिविटीज होती है, मानो तो खुद अपने शौक पूरा करने के लिए कर रहा, सबको सुविधा चाहिए, तो सुविधा का फायदा उठाओ, दुख में क्यों तुम झेलते हो? यही बात है एरोस्फीयर का। ना कोई पेड़ लगाना चाहता है,
ना कोई इन्वायरमेंट के बारे में सोचना चाहता है। अगर आप कुछ नया, अभी जैसे वांगचुक करके जिनके ऊपर 3 इडियट्स मूवी बनी थी, वो बेचारे लद्दाख बैठ के पर्यावरण को लेकर के दिल्ली तक आ रहे थे, लेकिन उनको रास्ते में रोक दिया गया। वो क्या अपने लिए जीना चाहते थे? नहीं, वो कभी किसी के अंदर एक पॉजिटिव होता है कि मैं सबके लिए जीऊँ। लेकिन देखिए हमारे देश की दुर्दशा। कहेंगे उसके बाद ये दिल्ली के लोग बैठे होंगे, जो मुंबई के लोग बैठे होंगे, कहेंगे पोल्यूशन बहुत बढ़ गया, सांस लेने वाले दिक्कत तुम्हारे जैसे लोगों का है। एकजुट कभी नहीं होंगे, कोई बात आवाज़ नहीं उठाएंगे जिस पे बात उठाना चाहिए, जो जेन्युइन बात है। ना आप बेरोजगारी बात करोगे, ना डेवलपमेंट पे बात करोगे, ना एनवायरनमेंट पे बात करोगे, इन सब चीज़ों पे बात नहीं करोगे। बात करोगे जाति पे, धर्म पे, क्षेत्रवाद पे, तानाशाह पे, तो लो भैया झेलो। इसीलिए आज मानो जो कहते हैं ना, ये मत समझो कि आज मेरे घर आग लगी तो कल आपके नहीं लगी, लगेगी सबको। बीमारियां जब आई कोरोना ना, तो किसी ने नहीं पूछा कि मेरे घर आई, सबको लपेट लिया, बराबर कर दिया। कितने लोग जिंदे ही दफना दिए गए। तो ये जो प्रोसेस है दोस्तों, इसीलिए कहते हैं इन्वायरमेंट अगर आप पढ़ते हो तो बहुत अवेयर बनिए, जागरूक बनिए। अब इसी में जब इन चारों में अनबैलेंस होगा तो आपका एनवायरनमेंट अनबैलेंस होगा, एनवायरनमेंट अनबैलेंस होगा तो आपका डेवलपमेंट कभी नहीं होगा। पहली पॉइंट। और जब इन सभी चारों चीज का बैलेंसिंग अप्रोच होगा, अच्छा होगा, एनवायरनमेंट आपका अच्छा रहेगा, लिविंग पार्ट, नॉन लिविंग पार्ट, बायोटिक, अबायोटिक, इकोसिस्टम, ये सभी तंत्र जो भी पर्यावरण के जितने भी तंत्र हैं वो अच्छे होंगे, तो आपके लिए विकास अच्छा होगा। आपको जो भी चीज चाहिए, पहले समय क्या था, लोग बीमार हो जाते थे तो बोलते भाई एक चिरैता पी लो, नीम की पत्ती चबा लो, उससे आपका बुखार हट जाता था। आज कोई कितनों भी जड़ी बूटी खाओ, असर ही नहीं करेगा, क्योंकि आपके बॉडी में ऐसी एंटीबॉडी बन चुका है, ऐसी चीज आपने ऐसा डेवलपमेंट कर लिया अपने शरीर में कि बाहर की चीजें, नेचुरल चीजें काम करने बंद कर दी, क्योंकि आपने अपने आप को इतना केमिकल बना दिया, हर एक चीज में केमिकल। आजकल जो लोग दूध पीते हैं, पनीर खाते हैं, दही खाते हैं, अब जरा उनको लैब में टेस्ट करिए कितना उसमें वसा है, बाकी सब उसमें आपको केमिकल नजर आएगा। वो आपके किडनी को खराब कर रहा है, लीवर को खराब कर रहा है, अग्नाशय को जो जठर रस निकलता है उसको खराब कर रहा है। हर ऐसा कोई पार्ट शरीर का बचा नहीं जिस पे इम्पैक्ट ना कर रहा हो। जिस उम्र में आपको एकदम भरपूर, जिस कहते हैं कि एनर्जी से भरा रहना चाहिए, उस समय आप एकदम ऐसा लगता है शिथिल हो, थके हुए हो, हारे हुए हो, परेशान दिख रहे हो। ये सब कारण एक ही व्यक्ति का नहीं, इसे मानव ने ही अपने लिए करके बैठा है। और सबको चाहिए प्रॉफिट, 10 रुपया लगाओ 400 रुपया कमाओ, और प्रॉफिट करना है भैया, कोई कोई केमिकल तो मिलाएंगे, शुद्ध थोड़ी बेचेंगे। फिर डॉक्टर लोग कहाँ जाएंगे, डॉक्टर कमाई होनी चाहिए। और जब डॉक्टर कमाई, किससे बोलेंगे क्या हुआ, देश की जो है जनरेशन कमजोर हो गई। अब देश की अगर जनरेशन ही कमजोर हो जाएगी भैया, तो देश तो पीछे हो जाएगा। देश अगर पीछे हो गया तो कैसे आप कहेंगे मैं 1950 तक, 1947 तक, सॉरी 2050 तक मैं विश्व गुरु बनूंगा, टॉप लेवल जीडीपी हासिल करूंगा। कैसे हासिल करोगे? सभी लोग पढ़े लिखे लोग, मतलब सिर्फ पढ़ के नंबर लाना जीवन में नहीं है। आप पढ़ करके कितना पर्यावरण को शुद्ध करेंगे, आने वाले लोगों को कितना बेहतर आप जागरूक करेंगे, उनके अंदर सोचने समझने की ताकत कितना डेवलप करेंगे। पढ़ाई का मतलब ये होता है, नंबर लाना कोई पढ़ाई नहीं है। 99% लाया, वो मेमोराइज टेस्ट होता है, याद कर लो 10 दिन याद हो जाएगा, फिर अगले दिन पूछोगे भूल जाएगा। पढ़ाई ऐसा करो, कहीं भी खड़े हो जाओ तो पूरे एक एक पॉइंट को समझाओ, वो होती है आपका पढ़ाई। अच्छा, जब इन चारों में अनबैलेंस हुआ, एनवायरनमेंट अनबैलेंस हो गया तो डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर इन चारों चीज अच्छे होंगे तो आपका एनवायरनमेंट अच्छा होगा, तो आपका डेवलपमेंट अच्छा होगा। अब इसी में हम क्या क्या पढ़ते हैं, अब गवर्नमेंट बनाती भैया SDG, आप पढ़े होंगे टॉपिक में, MDG, ये सब चीजें आप सुनते होंगे, पढ़े होंगे। ये क्या है? अब गवर्नमेंट कहती है भाई इन पे फोकस करो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे गोल फोकस करो, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल पे काम करो। ये तो 2000, अब तो ये खत्म हो गया, 2000 में लाया गया, 2015 तक इसका टारगेट था, ये तो अब डिक्लाइन हो गया था। अब ये 2015 में लाया गया और इसका टारगेट 2030 तक है, 2030 तक है इसका टारगेट SDG का। SDG में 17 पॉइंट इसमें रखा गया है, आप वही रटते हैं, समझते हैं 17 पॉइंट को। इसमें 8 पॉइंट था, कभी कल यहाँ से पहले ही रखा गया था। SDG क्या है, MDG क्या है, BOD क्या है, COD क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, COP क्या है, बस यही सारी चीजें तो हैं दोस्त।
जो आप पढ़ते हैं किसके लिए, ये सारी चीजें किसके लिए बनाया गया, पर्यावरण को भी, मानव को भी, सबको ध्यान में रखते हुए। अब क्या क्या बात कहा गया है, ऐसे आप समझ जाओ। भाई अगर आपके देश में गरीबी होगा, अगर गरीबी होगा, आपको 2 टाइम बढ़िया खाना नहीं मिल रहा, आपको प्रोटीन अच्छा नहीं मिल पा रहा, अब न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिल पा रहा, आपकी शरीर अच्छा ग्रोथ कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो सरकार ने क्या योजना बनाया, कुपोषण को कम करो, है ना, रिड्यूस हंगर, रिड्यूस पॉवर्टी, यही तो पॉइंट उसमें लिखा गया है कि गरीबी कम करो, भुखमरी कम करो, जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनको बचाया जाए, माताएं हैं उनकी शरीर को एक प्रकार से, आजकल जैसे शादियां हो जाती है 18-19 में, वह भी गाँव में बहुत से लोग करते हैं, कर देते हैं उनको, अब उनकी शरीर सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाती है, ना मानसिक रूप से डेवलप है, ना शरीर रूप से डेवलप है। अगर मान लीजिए कल किसी बच्चे, मान लीजिए बच्चे को जन्म देती है, अगर शरीर सही तरीके से डेवलप होगा तो बच्चा भी स्वस्थ पैदा होगा, और शरीर ही डेवलप नहीं होगा तो बच्चा कैसे स्वस्थ होगा। तो माँ को भी क्या होता है, जच्चा और बच्चे के लिए खतरा हो जाती है, जिससे सरकार योजना बनाती है, जो भी होते आशावान, जो भी आशा केंद्र है वहाँ पर उनके लिए न्यूट्रिशन दिया जाता है, उनके लिए दवा दिया जाता है, आयरन की गोली दिया जाता है। क्यों दिया जाता है भाई, हमें महिलाओं को भी बचाना है, अगर महिला बचेंगी तभी मानव बचेगा। ये सब देखिए सरकार ने योजनाएं बनाई, अच्छी बात है, इस पे आप लोगों को अप्रिसिएट करना चाहिए, शाबाशी देना चाहिए, किसको, सरकार को। और ये 2000 से ही काम कर रही है, 2000 से पहले काम की, 2015 तक चला, जिसमें 8 पॉइंट था, अब 2015 से लेकर 2030 तक इसका टारगेट और बढ़ा दिया। पहले 8 पॉइंट था, अब 17 पॉइंट जोड़ दिया गया। अब क्या क्या जोड़ा गया है, गरीबी कम करो, भुखमरी कम करो, बच्चों को बचाओ, प्रोटीन दो, पर्यावरण को ध्यान रखो, सैनिटाइजेशन पे ध्यान दो, और बच्चों को इक्वालिटी, बराबर का अधिकार दो। ऐसा नहीं है कि लड़के और लड़कियों में भेद करो, जैसे आज योजना चलती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो कहने का मतलब क्या है भैया, आजकल ना तो लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर है, दोनों का उतना ही हक है। आज उनके प्रॉपर्टी, माता पिता जो भी संपत्ति है उनका भी उतना हक है। देखिए कितना पॉइंट जोड़ा गया। धीरे धीरे जैसे लोग पढ़ेंगे, जागरूकता बढ़ेगी तो चीज़ें को समझेंगे। अब उसके बाद सैनिटाइजेशन पे ध्यान दिया गया, पर्यावरण पे ध्यान दिया गया, फिर उसके बाद आपके जॉब पे ध्यान दिया गया, ग्लोबल पे ध्यान दिया गया, वैश्वीकरण पे ध्यान दिया गया। ये सारी पॉइंट उसमें इंक्लूड है, आप पढ़ते भी होंगे। ये हो जाता है आपका एसडीजी। क्वेश्चन फैक्चुअल पूछ लेगा कि कब लाया गया, 2015 में लाया गया, टारगेट कब, 2030 तक है। एमडीजी कब लाया गया, 2000 में, टारगेट कब था इसका, 2015 तक था। तो क्या ये जमीनी स्तर पे चीजें दिखी जी, जरूर दिखी, काम हो रहा है, कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं बिचौलिए, सरकार की बनी हुई योजनाओं को क्रिटिसाइज करते हैं, अच्छी बात, क्रिटिसाइज करो लेकिन निंदा मत करो। निंदा मतलब 100% निगेटिव, लेकिन क्रिटिसाइज क्या होता है, ठीक है, कमियों को उजागर करोगे तो उसमें और अच्छा बेहतर कुछ होगा। जैसे मैं अगर कुछ पॉइंट गलत बोलूंगा, आप कमेंट करेंगे सर ये पॉइंट ठीक नहीं है, आप ऐसा करो, तो मुझे अच्छा लगेगा, तो मेरे अंदर और निखार आएगा, मैं और बेहतर करूंगा। कोई अगर आपकी बुराई करता है सही तरीके से उसको एक्सेप्ट करिए, और 100% आपके अगर बुराई करता है तो उसको एक्सेप्ट मत करिए। आप 100% पूरा गलत नहीं होते हैं, 50% हो सकते, 30% हो सकते, 100% कोई गलत नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आप एसडीजी, एमडीजी, सीओडी, बीओडी, क्योटो प्रोटोकॉल जो भी है इसको पढ़ते होंगे। ये बेसिक चीज क्या है, ये एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए चीजें लाया गया, और जब इनको ध्यान में रखते इसीलिए लाया गया, अगर एनवायरनमेंट को बचाना है तभी लोगों को विकास कर पाएंगे। अब इसमें आप पढ़ते होंगे सीओडी क्या है, बीओडी क्या है, ऐसे समझिए। मान लीजिए कोई नाला है, पानी बहता जा रहा है, गंदा नाला है, बहुत पानी बहता जा रहा है, और उसमें बहुत से बैक्टीरिया है। जो बैक्टीरिया होती हैं, अगर उस नाले में आप देखते हो कि बहुत से कीड़े पैदा हो जाते हैं, कीड़े क्या करते हैं, एक कीड़ा दूसरे कीड़े को खाता है, जो उसमें गंदगी है उसको क्या करता है, कंज्यूम करता है। तो जो एक बायोकेमिकल तरीके से अर्थात बायोलॉजिकल तरीके से ऑक्सीजन डिकम्पोज होता है। अगर मान लीजिए बायो तरीके से कोई चीज होगा तो उस कीट को और ज्यादा ऑक्सीजन कंटेंट मांगता है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए उसको, तब उसको डिकम्पोज करता है। जैसे आप गोबर लीजिए और किसी एक पोटली या बर्तन में आप रख दीजिए, बड़ा सा मिट्टी का बर्तन हो, आप कुछ दिनों बाद उसमें कुछ 2-4 केचुए डाल दो,
तो धीरे 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 आप देखेंगे 2-4 मंथ बाद पूरा उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो पूरा जैविक खाद बन जाता है। ये कौन करता है? वही जो कीट होते हैं, जो केचुए होते हैं, वो करते हैं। तो जब आप एक नेचुरल तरीके से कोई काम प्रोसेस को एक बनाते हैं, खाद बनाते हैं या सफाई करते हैं, तो देखते होंगे उसको बोलते हैं BOD, बायो ऑक्सीजन डीकम्पोज। तो जो बायो मतलब जीव जंतुओं के माध्यम धीरे धीरे कोई चीज काम करता है, वो इसको बोलते हैं BOD। एक होता है COD। अब आपको लगा कि नहीं ये चीज बहुत गंदगी है, गोबर को और जल्दी खाद बनाना है, हमें 1 हफ्ते में बनाना है, 2 मंथ में नहीं बना सकते, तो आप क्या करते हैं? केमिकल डाल देते हैं। तो केमिकल क्या करता है? ऑक्सीजन को और ज़्यादा हीट और जल्दी ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, और उस ऑक्सीजन को लेकर के जल्दी जल्दी इसको डिकम्पोज कर देता है। यही फर्क यही होता है COD और BOD। तो BOD जो नेचुरल तरीके से काम करता है, COD आपका केमिकल के तरीके से काम करता है। जैसे आजकल मानव है, उनको किसी व्यक्ति को नेचुरल तरीके से नहीं रहना, सबको आर्टिफिशियल जिंदगी जीना है। किसी में नहीं, चलो सफर कर रहे तो सफर का एंजॉय करो, भाई जल्दी चलो, भाई जल्दी चलो, बहुत आई एम टोटली गेटिंग लेट, आई एम नॉट योर एची। अब पता चला भाई टोटली गेटिंग लेट क्या हो गया? अरे वेरी गेटिंग लेट, ये लेट वो लेट, 4-5 अंग्रेजी बोलेंगे बैठ के। अरे एंजॉय करो, बढ़िया आराम से चलो, नेचुरल तरीके से पढ़ो, चलो पर्वत देखो, नदी देखो, झील देखो, तालाब देखो, पूरे नेचर का मजा लो। जिंदगी का है, एक बार जिंदगी मानव को मिली, हर पल जियो। क्यों इतना ज्यादा प्रेशर में जीते हो कि आज ही सब कंप्लीट कर रहे हो? एंजॉय करो। एक होता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है? जो आपका जापान में लाया गया 1997 में, जापान में लाया गया। जापान में बोला गया भैया एक काम करते हैं, सभी देश कार्बन का उत्सर्जन करते हैं। अमेरिका भी कर रहा है, जापान भी कर रहा है, जो भी कॉन्टिनेंटल है, रूस भी कर रहा है, यूरोप भी कर रहा है, अफ्रीका में भी जो डेवलपमेंट है, साउथ अफ्रीका ये भी कर रहा है, भारत भी कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी कर रहा है। एक काम करते हैं, एक पैमाना रखते हैं। अगर मान लीजिए एक पैमाना मतलब एक मेजर, एक स्टैंडर्ड माप रखते हैं। अगर आप 40% कार्बन उत्सर्जन करते हैं, एक मान लीजिए, ठीक है, इससे ज्यादा अगर आप करेंगे तो आप पे क्या होगा? टैक्स लगेगा, और इससे कम करेंगे तो आपको एक बेनिफिट दिया जाएगा। तो बोले ये कैसे होगा? बोले कम से कम आप अपनी जो मशीनरी सिस्टम है, जो भी चीजें आप बनाते हैं मानव द्वारा कृत, तो उसको आप नेचुरल तरीके से अगर आप काम करेंगे। जैसे आप देखिए भारत में बहुत ज़्यादा पर्यावरण को लेकर भारत सरकार ने बहुत चीज़ें सोची। उन्होंने क्या सोचा? जब आपका COP, आप जो कॉन्फ्रेंस ऑफ होता है ना, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, तो आप देखेंगे भारत में जबरदस्त हुआ आपका प्रगति मैदान में, तो काफ़ी देश के लोग इसमें आते। COP में जो पूरा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुआ, इसमें बात किया क्या गया था? पर्यावरण को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के ही रखा गया कि भाई अर्थ को बचाओ, पृथ्वी को बचाओ। अगर ऐसे ही टेम्परेचर बढ़ती रहेगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता रहेगा, तो क्लाइमेट चेंज होगा, क्लाइमेट ज़्यादा चेंज होगा, ज़्यादातर हमारे क्या होगा? इम्पैक्ट पड़ेगा किस पे? मानव पे। भाई कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं सूखा आ रहा है, तो इस टाइम कौन झेलेगा? मानव झेलेगा। तो बोले कैसे किया जाए? बोले जो आजकल ग्लोबल वार्मिंग है, टेम्परेचर को कम किया जाए, 2.3 पॉइंट और कम करो और घटाओ। बोले कैसे घटेगा? बोले कार्बन उत्सर्जन कम करो। यही इसीलिए बनाया गया था तो भैया अगर आप 40% कम करोगे, कि पैमाना लेते हैं, तो आपको कहेंगे बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपको और बेनिफिट दिया जाएगा। और 40% ज़्यादा आप करेंगे तो आप पे टैक्स लगा दिया जाएगा, आप पे जुर्माना लगा दिया जाएगा, आपको ट्रेड पे भी रोक दिया जाएगा, आपसे कोई व्यापार नहीं करेगा। बोलेंगे आदमी सुनता ही नहीं, अपने मनमानी काम करता है। जैसे कभी काल होता नहीं कि आप घर में भाई हो, बहन हो, या यार दोस्त हो, ये नेचुरल है। नेचुरल क्या? आपने बोला भाई ये काम मत करो, ये ज़्यादा नुकसान करता है, आप ऐसी बातें मत बोला करो। आप हमेशा नेगेटिव बात करते हो, जब भी देखो फ़ोन करते हो तो बोलोगे और क्या ज़िंदगी में चल रहा है, ये हो रहा है। अरे ज़िंदगी में क्या चलेगा भाई? जैसे आपके में चल रहा है वैसे मेरा भी चल रहा है। 2 वक्त की रोटी आप खाते तो मैं भी खाता हूँ। ये क्या नौटंकी है? जब आता और क्या हुआ, हासिल किया कि नहीं किया, आपने बना। अरे चाहे कोई कलेक्टर बन जाए, चाहे कोई प्रोफेसर बन जाए, चाहे कोई देश का प्रधानमंत्री बन जाए, रहना सब कुछ इसी ज़मीन पे है। खाते वही रोटी अनाज जो आप खाते हो, कोई उसमें नहीं है कि चांदी का परत लपेट या सोने का परत लपेट चबाते हैं। चलो वो भी कर लेंगे, लेकिन खाएंगे तो अनाज ही। कहने का मतलब यही है, आजकल मानव में इतना
डिस्टेंस होने के कारण क्या है, एक दूसरे को भौतिकवादी हो गया है, एक दूसरे इतना भौतिकवादी हो गया कि जो ऐसा लगता है कि बस जानवर इतना भेद नहीं करते जो मानव कर लेते। ये प्रक्रिया इसीलिए होने कारण बन चुका है, जब कोई आपकी बात नहीं सुनता तो आप उससे नाराज हो जाते हैं, उससे आप दूरी बना लेते हैं। भाई ठीक है, अच्छी बात, बनाना चाहिए, क्या करोगे, कब तक उसको झेलोगे। जो व्यक्ति आपको एनर्जी नहीं दे सकता, आपको आगे मोटिवेट नहीं कर सकता, हर कदम डिमोटिवेट करेगा, ये चीज़ मत करो, वो चीज़ ना करो, ऐसा करो वैसा, अरे हो तुम कौन भाई। वो करेगा अपने हिसाब से करेगा, उसको अगर गलत लगेगा छोड़ देगा, अच्छा लगेगा तो करेगा, क्या दिक्कत है। ये था पॉइंट जो हमने दोस्तों बात किया पर्यावरण का, यही बेसिक चीज़ है। और यही पर्यावरण में आप क्या क्या पढ़ते हो, ये पॉइंट होता है। एक और पॉइंट इसी में होता है डिजास्टर ऑफ मैनेजमेंट, आपदा की प्रबंध। अब आपदा की प्रबंध के लिए सरकार योजनाएं बनाती है, बाढ़ के लिए अलग पैसा रखती है, सूखा के लिए अलग पैसा रखती है, आग लग गई तो उसके लिए अलग पैसा रखती है। मतलब ये है कि बाढ़ है, सूखा है, इससे सरकार उनको बचाव के लिए सेफ्टी, देखो सरकार योजनाएं बहुत अच्छी बनाती है, लेकिन अगर उस योजना को जमीनी स्तर तक, एक ग्राउंड मतलब एक जमीनी स्तर मतलब लोगों तक सही तरीके से पहुंचती है, तभी वो पहुंचेगी जब लोग जागरूक होंगे, अवेयर होंगे। अब उनको कुछ पता ही नहीं, तो उनको अवेयर कौन करता है, आपका एजुकेशन कर सकता है, या जो आपके IAS IPS होते हैं जो जमीनी स्तर पे काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट पे तहसीलदार में नायब साहब, कानीगो साहब, लेखपाल साहब, इनको गांव-गांव जाके सर्वे करते रहना चाहिए, पता करते रहना चाहिए। लेकिन ये भी कि एक बार नौकरी लगी, फांकी मस्त अपनी ज़िंदगी जीते, इनसे किसी भी चीज़ से लेना देना नहीं, सिर्फ अपना पेट भर रहा। अब कहते नहीं अपना पेट भरता तो भाड़ में जाए जनता, वही वाला कहानी। आजकल लोग सेल्फिश हो गए, सेल्फिश। अभी आएंगे कुछ लोग ऐसे, आजकल दिसंबर का लेकर के पेपर का 90% डिस्काउंट चल रहा है दोस्तों, 100% डिस्काउंट चल रहा है। डिस्काउंट क्यों देते हो भाई, तुम 100% पैसा लो ना, उस लेवल एजुकेशन दो, क्यों बच्चों गुमराह करते हो। आपके अंदर ना तो कोई क्रिएटिव माइंड, कोई नया चीज़ बताते हो, नया चीज़ सिखाते हो, बच्चों गुमराह करते हो, पैसे वसूल के निकल लेते हो। क्या देश का सेवा कर रहे हो। देश का अगर सेवा करना है तो फ्री करो, अच्छे से करो, अनायत मत करो। शुरू में आएंगे बस जन का मन का दिखाएंगे, उसके बाद लूट के चल देते, ये गलत है। इसीलिए तो बोलेंगे नहीं हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं, लूट रहे हो। ये पॉइंट जो मैंने दोस्तों बात किया यही है पर्यावरण का, और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आपका वायुमंडल में कोई परिवर्तन आएगा तो समझिए आपके स्वास्थ्य में दिक्कत आ गया, जल में कोई दिक्कत आया, आपके पानी में कोई दिक्कत, आपके स्वास्थ्य में दिक्कत आया, पर्वत पठार लिथोस्फीयर में कोई हलचल भूकंप आया तो आपका घर बिल्डिंग गिरेगा। और बायो में कोई मान लीजिए जीव जंतु, कोई कीड़ा मकोड़ा ऐसा हुआ डेड हो गया, मर गया, और मानव ने उसको लाके भून के खा लिया तो उसकी बैक्टीरिया अपने अंदर ले लिया, तरह तरह के वायरस से क्या हो जाएगा, ग्रसित हो जाएगा। और तरह तरह के जब वायरस से ग्रसित हो गया तो अपना तुम्हारा ही 4 लोग और मारेगा, जैसे कोरोना वायरस। इसीलिए कहते हैं कि हर एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही है इसमें, और कुछ है नहीं। DOD COD, बाकी आपका SDG MDG, क्योटो प्रोटोकॉल, इकोटोन, हॉट स्पॉट, वेटलैंड, ये सारी जो पॉइंट होती है इसी से जुड़ा होता है। चलिए 2-4 पॉइंट और बता देते हैं। एक होता बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, जब किसी एक पर्टिकुलर स्थान पे अलग अलग प्रकार के जीव जंतु देखने को मिलते हैं, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। जैसे इंडिया, भारत को क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्स ऑफ दिस कंट्री। अब क्या देखेंगे, अरे भाई यहाँ अलग अलग प्रकार के जातियाँ, अलग अलग प्रकार के धर्म, अलग अलग प्रकार की नदियाँ, अलग अलग प्रकार के आप देखेंगे भाषा, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर आप देखेंगे खान पान, अलग अलग प्रकार के यहाँ पहनावा। ये क्या है, बायोडाइवर्स ऑफ कंट्री। लेकिन ये बायोडाइवर्स ऑफ कंट्री नहीं, ये डाइवर्स ऑफ दिस कंट्री। बायो तो अलग, बायो जीव से हो जाएगा, लेकिन ये मानव से एक प्रकार से कल्चर से जुड़ा हुआ तो हो जाएगा डाइवर्स ऑफ कंट्री। तो जो एक किसी पर्टिकुलर स्थान पे जीव जंतुओं का अलग अलग वैरायटी देखने को मिले, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्स ऑफ कंट्री बोल सकते हो, बायोडाइवर्स ऑफ जोन बोल सकते हो, बायोडाइवर्सिटी ऑफ हॉट स्पॉट बोल सकते हो। अब इसी में बन जाता है डिक्शनरी। हॉट स्पॉट क्या होता है, जहां पर किसी पर्टिकुलर स्थान पे एक वेटलैंड होता है, जहां पर नमी होगा, जल की मात्रा प्रचुर मात्रा में जल होगा,
वहाँ पर सबसे ज़्यादा जीव जंतुओं का जन्म होगा। और जब उन जीव जंतुओं का ज़्यादा जन्म होगा तो मानव के लिए अनुकूल होगा, मानव के पर्यावरण के लिए अच्छा होगा, मानव का भी विकास होगा। और जब ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो उसको हम हॉट स्पॉट रेंज बोल देते हैं। तो हॉट स्पॉट कोई ऐसा भयंकर वर्ड नहीं है, शब्द है जिससे लोग कहेंगे ये क्या वर्ड है। हॉट स्पॉट एक पर्टिकुलर जोन एरिया दे दे, जैसे आपका वेस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न घाट हो गया, हिमालय का रेंज हो गया, और नॉर्थ ईस्ट का आपका जो हिमालय है, ये सब आप चले जाइए आसाम के जंगल में, नागालैंड चले जाइए, मणिपुर, कोहिमा, वहाँ चले जाइए, कितने आप जंगल देखेंगे। और आप वहाँ चलेंगे, ऑक्सीजन लेवल इतना प्रचुर मात्रा में है, आपको सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होगा। अब पता चला दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में जा रहे हैं, आप सांस खींचते हैं, सांस खींच रहे हैं, और वहाँ आपको खींचने की जरूरत नहीं है, इतना बढ़िया ऑक्सीजन लेवल, आपको रोम रोम से ऐसा लगेगा ऑक्सीजन कंटेंट मिल रहा है, आप इतना खुश मिजाज हो जाएंगे, बढ़िया मस्त अपनी, ऐसा लगेगा यही जगह है रहने का। आप देखिए कभी सिक्किम वगैरह के बच्चों को देखिए, या जो भी लोग हैं, उनके चेहरे पे, माथे पे चमक रहती है। अब यहाँ पर देखिए दिल्ली के और मुंबई के ऐसे जैसे लगता है 20-22 का 25 का आदमी है, वो जैसे 40 का लगता है, ये ऑक्सीजन लेवल ही कम है भाई। सारा खेल आपका ऑक्सीजन लेवल, पानी का ही फर्क पड़ता है। एसी में बैठे हो तो आपका खाली कलर वाइट हो जाता है, जैसे बरसाती मेघा होते थे, मेढक होते थे, बरसाती मेढक जो होते थे बरसात दिन में निकलते थे बड़े बड़े, तो पीले पीले निकलते थे। आजकल लोग एसी में बैठ गए ना, वैसे पीले पीले निकलते हैं। गांव में जाएंगे, शहर वाले, गांव वाले कहेंगे बड़े गोरे होके आते हो भैया, अरे गोरा नहीं है, वो कलर लेके आया है एसी का। ये पॉइंट होता है दोस्तों, ये पर्यावरण। ठीक, तो आज इतना ही है, बाकी फिर हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, ऐसे बात करते रहेंगे, रोज एक एक वीडियो मिलता रहेगा। और उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका कॉमर्स और प्लस इकोनॉमिक्स भी मैं पढ़ाता रहूँगा। इकोनॉमिक्स में कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, जो कॉमर्स के स्टूडेंट है वो स्टैटिक्स को भी पढ़ा सकता है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा सकता है, और मैनेजमेंट भी पढ़ा सकता है। तो इसलिए जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, जो नेट जेआरएफ जो भी करना चाह रहे हैं, तो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें, उनके लिए बहुत मल्टीपल सोर्स हैं। और पढ़ाई को सिर्फ पढ़ाई तक सीमित ना रखें, पढ़ाई को आप अपने जीवन को, रोजगार को मत देखिए, और एक ब्रॉड लेवल सोचिए, रिसर्च लेवल सोचिए कि अगर ये चीज़ ना होता तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता। आप क्रिएटिव माइंड सोचिए, इनोवेशन तरीके से सोचिए, नया कुछ आइडिया लाइए अपने मन में, किसी को कॉपी मत करिए, किसी से अच्छी चीज़ें मिलती वहाँ से सीख लीजिए। ठीक है, अगर मेरे से कोई अच्छी चीज़ मिलती ले लीजिए, बाकी जो गलत चीज़ को साइड में करिए, ये आगे बढ़ने का कारण है। तो आज इतना ही है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।